सेल्स में स्ट्रेस प्रेशर रहता ही है। 2015 में मैंने शुरुआत की थी ओप्पो के साथ, ब्रांड के साथ 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। क्यों ओप्पो, क्यों कुछ और नहीं, कभी क्यों नहीं लगा? ट्रस्ट, वैल्यू और कम्युनिकेशन। नोकिया में एज ए प्रमोटर था, उसके बाद मैंने वोडाफोन ज्वाइन किया था। पहले जब ओप्पो आया था कोई नाम भी नहीं जानता था। 2 महीने तक इस ब्रांड के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं मिला था। तो ये आपकी नौकरी का लास्ट मंथ होगा। तो कैसा रहता वो स्ट्रगल कि जब कोई जानता नहीं है ब्रांड को तो भी आप उसी ब्रांड के साथ जुड़े हो? हर रोज की मेहनत, आपका डिसिप्लिन और आपका कुछ करने का जुनून अगर है तो 100% होता है। डीलर के यहाँ 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ। एक ऐसे भी डीलर थे जिनके यहाँ मैं 2 महीने बैठा रहता था। 2 साल मैंने बॉम्बे में अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर स्टूडेंट क्लास है, वहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स किया था। ओप्पो ने हमेशा काम किया है कस्टमर की डिमांड पे। ओप्पो में जो इतने साल की जो आपकी जर्नी रही, आपको क्या मिला है? या आप कह सकते हैं कि एक मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल गई। गोल इम्पोर्टेंट है या प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है? प्रोडक्ट अगर प्रॉपर है और आपका अगर गोल नहीं है तो कुछ नहीं होना है। गोल है और आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो भी कुछ नहीं होना है। वाई ओप्पो? कस्टमर का फेथ इस ब्रांड पे है। त्रिभुवन सिंह जी मेरे साथ हैं। त्रिभुवन जी ZM है ओप्पो में। Right. और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी, एक पूरा दशक आपने ओप्पो को दे दिया। 10 साल से आप ओप्पो के साथ हैं। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए ना सर। 2015 में मैंने शुरुआत की थी ओप्पो के साथ, ब्रांड के साथ 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 7 साल मैंने राजस्थान में निकाले हैं, पिछले 3 साल से मैं गुजरात में हूँ अच्छा। ओप्पो के साथ। और ये जो 10 साल आपने निकाले हैं तो क्यों ओप्पो, क्यों कुछ और नहीं, कभी क्यों नहीं लगा? एक होता है ट्रस्ट। कोई भी फील्ड हो, सेल्स फील्ड हो या कोई कंपनी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, 3 चीज़ों से चलता है: ट्रस्ट, वैल्यू और कम्युनिकेशन। ट्रस्ट जो है ना, मुझे इस ब्रांड पे शुरू से है। मैंने वो दौर भी देखा है जब 1 महीने में इस कंपनी के एक डिस्ट्रिक्ट से 45-50 यूनिट सेल होते थे। आज उसी डिस्ट्रिक्ट से कंपनी 5000-6000 यूनिट सेल करती है महीने की। तो ये ट्रस्ट के वजह से ही हुआ है। कस्टमर का हो या सेल्स टीम का हो या कंपनी का हो, कंपनी ने कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ जो इम्प्लीमेंट किए जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हुए, कंपनी के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हुए, तो एक ट्रस्ट है। इसी वजह से 10 साल से इस ब्रांड के साथ हूँ। और जर्नी भी आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। पहले आप एक ज़माने में प्रमोटर भी रहा करते थे, मतलब कि शोरूम में खड़े होकर फ़ोन बेचना, जिसको आम आदमी को शायद ना पता हो तो प्रमोटर उन्हें कहा 2010 में नोकिया में था मैं। तो आप वहाँ प्रमोटर से आज ZM, तो वो जर्नी क्या थी, क्या क्या किया आपने? 2010 में मैंने नोकिया में एज ए प्रमोटर था, उसके बाद मैंने वोडाफोन ज्वाइन किया था। हाँ। वोडाफोन मैंने 2 साल जॉब की, उसके बाद खुद का बिजनेस भी किया। वहाँ क्या कर रहे थे? वोडाफोन में क्या कर रहे थे? वोडाफोन में मैं रूरल टेरिटरी मैनेजर था। अच्छा। उसके बाद मैंने एक मेंटेलिटी थी फैमिली की कि बिजनेस करना चाहिए, तो मैं बिजनेस में घुसा। लेकिन मैं इस फील्ड का था नहीं, मुझे बिजनेस शुरू से था नहीं, मुझे जॉब भी करनी थी। क्योंकि मार्केट में डेली घूमना, लोगों से बातें करना, उसमें मेरे को मज़ा आता था। 2 साल में मैं परेशान हो गया। मैंने बोल दिया घर पे, मैंने कहा मेरे से व्यापार नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, मैं नौकरी ही करूँगा। पापा ने बोला जो तेरी मर्जी हो वो कर। फिर मैंने ओप्पो ज्वाइन किया और मुझे ओप्पो में जॉब करते हुए मज़ा भी आता है। एक तो क्या होता है, डेली लोगों से मिलता हूँ, हाँ। लोगों के कुछ चैलेंजेस मेरे पास आते हैं, उनको सॉल्व करना है, तो वो मेरे को मज़ा आता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। आज एक जॉब बिजनेस कर रहा हूँ, कस्टमर आया उसको दे दिया, उसमें मेरे को खुशी नहीं होती। मुझे खुशी होती है उसमें कि हाँ मैं मार्केट में जाऊँ, मेरे पास एक टीम हो, उस टीम के प्रॉब्लम्स हो, उसको मैं सॉल्व आउट करूँ या फिर कुछ बंदे तैयार करूँ। जैसे मैं तैयार हूँ, मुझे भी किसी ने तैयारी किया है, तो वैसे कि वैसे मैं भी 4 लोगों को तैयार करूँ, उसमें मेरे को मज़ा आता है। कुछ डीलर के साथ रिलेशन ऐसे बिल्ड करूँ तो उसमें कुछ लगता है कि हाँ आपने कुछ किया है, कुछ काम किया है। राइट। और इसमें जो आप कह रहे हैं, पहले जब ओप्पो आया था कोई नाम भी नहीं जानता था। बिल्कुल। 2015 की अगर बात करें, जिस समय मैंने ओप्पो ज्वाइन किया था, 2 महीने तक इस ब्रांड के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं मिला था। लास्ट में एक मेल आ गया था, अगर इस महीने डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला तो ये आपकी नौकरी का लास्ट मंथ होगा। डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा और उस मंथ डिस्ट्रीब्यूटर ने 5 लाख रुपए का ओनली 5 लाख, मतलब 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और पूरे डिस्ट्रिक्ट से 45 यूनिट बिके थे। आज वही एरिया से करीबन 5-6 हज़ार पीस, मतलब 7-8 करोड़ का बिजनेस होता है। तो कैसा रहता वो स्ट्रगल कि जब कोई जानता नहीं है ब्रांड को तो भी आप उसी ब्रांड के साथ जुड़े हो, और कितना टफ रहता है लोगों को समझाना, आम आदमी को समझाना कि भाई ये ब्रांड खरीदो, अच्छा फ़ोन है। कंपनी का खुद का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, एक टीम की मेहनत भी रहती है। सक्सेस कभी भी एक दिन में नहीं आती। हर रोज की मेहनत, आपका डिसिप्लिन और आपका कुछ करने का जुनून अगर है तो 100% होता है। कंपनी ने भी किया है
और बहुत सारे सेल्स टीम के पर्सन थे, उन्होंने भी किया है। आपको जब वो जो टाइम था जब आपको हर जगह से नाई मिल रही थी, तो ऐसा कुछ याद आता है वो समय कितना रिजेक्शन फेस किया था आपने? बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स थे जहाँ पर ये ब्रांड डीलर रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। डीलर के यहाँ एक बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ। एक एक ऐसे भी डीलर थे जिनके यहाँ मैं 2 महीने बैठा रहता था। दिल्ली जाता था, 1 घंटे का टाइम जाता था। एक ने एक दिन डीलर को लगा ये बंदा 2 महीने से दिल्ली आ रहा है, इसका प्रोडक्ट लेते हैं, रखा फिर स्टॉक। और आज वही डीलर बड़े केयर आउटलेट है। और वो ट्रस्ट था आप पे जो मेरे- ओप्पो पे जो transfer मुझे हुआ। ओप्पो पे था और उनको मेरे ऊपर था। और स्ट्रगल आपने हमेशा से किया है? पहले आप कुछ राइटिंग और बॉलीवुड में भी जाना चाहते थे, वो थोड़ा बताइए, वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है काफ़ी। 2007-8 2 साल मैंने बॉम्बे में अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर स्टूडेंट क्लास है, वहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स किया था। लेकिन वो फील्ड ऐसा था कि जिसमें बहुत समय देना पड़ता है। आपको रिजल्ट मिल जाए 6 महीने में भी और ना मिले 10 साल में भी, और उससे फैमिली का घर नहीं चलता। तो उसकी वजह से एक जॉब ढूंढी और उसमें आया मैं। उस टाइम पे कैसे पता चल गया कि नहीं चलेगा? अभी तो आपने तो पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी ना? फैमिली बैकग्राउंड नहीं, सॉरी, पढ़ाई आपकी पूरी हो गई थी? पढ़ाई पूरी होगी, साथ में करता था। अच्छा। एक शुरू के जो दौर था उसमें फैमिली में मैं सिंगल पर्सन हूँ, मतलब कोई था नहीं फैमिली में मेरे अलावा। तो मेरे को लगा कि मुझे अब कुछ जवाबदारी उठा लेनी चाहिए। मैं अगर इसके पीछे बैठूंगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो एक नई शुरुआत की। फिर अफसोस लगता है कि कभी वो सपना टूट गया? ऐसा कुछ नहीं है, सपना टूटा वो लगता है, लेकिन आज जहाँ है वहाँ पर भी बढ़िया है। ऊपर वाले का धन्यवाद उसके लिए कि हाँ जहाँ बैठे हैं उसके लिए अपने आप में वो 1% भी शर्मिंदगी नहीं है। गर्व महसूस होता है कि आज एक इतने बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हुए और एक अच्छी डिजिग्नेशन पे बैठे हुए हैं। और अब अगर मौका मिले तो जाना चाहोगे वापस? नहीं, अभी खुश है यहाँ पर, हैप्पी है। ओप्पो के साथ ही रहेंगे? ओप्पो के साथ ही रहेंगे। क्या देखते हैं ओप्पो का जब फ़ोन आपने जब कहा कि 40 फ़ोन से 5000 फ़ोन तक पहुंच गए, क्या ऐसा खास रहा है ब्रांड में या टीम में, या क्या ऐसा हुआ है कि जो लोगों में भी ट्रस्ट बैठा है और मार्केट ने भी एक्सेप्ट किया है? ओप्पो ने हमेशा काम किया है कस्टमर की डिमांड पे। मार्केट का सर्वे उनका इतना पावरफुल रहता है कि आज की जनरेशन कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। कैमरे के ऊपर ओप्पो ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। आज कस्टमर कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लेता है कैमरे के ऊपर फोकस करता है। कैमरा ओप्पो माना जाता है, ओप्पो कैमरा फ़ोन, कैमरे के ऊपर ओप्पो ने बहुत फोकस किया। और आज हर इनोवेशन, नहीं ओनली कैमरे की बात नहीं करूँगा, हर चीज़ में जैसी कस्टमर की डिमांड रही है वैसा ओप्पो ने एक नया प्रोडक्ट निकाला है और वो मार्केट में चला है। मुझे लगता है कि ये जो कुछ जो ओप्पो के फ़ोन है जो एकदम रफ एंड टफ, वाटर प्रूफ, ये सब भी इंडियन मार्केट को ध्यान में रख के ज़्यादातर बनाए गए हैं। बिल्कुल 100%। तो उसके ये जो आपने क्या इनोवेशन होते हुए देखा आपकी नज़रों के सामने के? सबसे पहला प्रोडक्ट आया था IP69 में ओप्पो F27 Pro Plus। पहली बार लोगों को पता चला था कि लोग फ़ोन को पानी के अंदर डालेंगे और कुछ नहीं होगा, ट्रक के ऊपर से निकालेंगे कुछ नहीं होगा, 360 डिग्री आर्मर बॉडी, ये लोगों ने पहली बार देखा था। तो F27 Pro Plus से ओप्पो ने मार्केट में दिखाया कि पानी के अंदर जाने वाला भी फ़ोन आता है, ट्रक ऊपर से निकालने वाला भी फ़ोन आता है। और आपको ओप्पो में जो इतने साल की जो आपकी जर्नी रही, आपको क्या मिला है? बहुत कुछ मिला है। मैं अगर यहाँ की बात करूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, तो ये आप कह सकते हैं कि एक मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल गई है। मेरे लिए ऐसा है। कंपनी ने मुझे 1.5-2 साल में प्रमोशन दिया। मैं आया तब यहाँ पे मैंने एज ASM ज्वाइन किया था, एरिया सेल्स मैनेजर। आज मैं ZM हूँ। कंपनी ने काम को देखा और कंपनी ने प्रमोट भी किया। और ये आप कविता भी लिखते हैं? अगर मुझे लिखते हैं। तो इसके ऊपर कभी आपकी खुद की जर्नी के ऊपर कभी कुछ चंद शब्द लिखे आपने? खुद की ऊपर अगर कुछ बात कहेंगे तो इतना कहेंगे कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जोरदार त्रिभुवन जी। तो आज भी आपका ये क्रिएटिव साइड तो है, तो ओप्पो में वो खो गया है कि कहीं निकाल पाता है नहीं, उस नहीं, चीज वो को? नहीं निकल पाता है। कहते हैं ना, वो बचपन की कोई चीज़ होती है वो कभी नहीं निकलती है। तो और कहीं पे इसको डिस्प्ले कर पाते हैं, कहीं पे इस टैलेंट को जहाँ बाहर जरूरत होती है वहाँ कर लेते हैं ऐसा। जैसे आज आपने किया?
और अब ओप्पो को आप कैसे देखते हैं एज अ ब्रांड? आप कैसे इसको आगे जाते हुए देखते हैं? आपको क्या ऐसा लगता है कि और इसमें होना चाहिए था, या क्या आप कहेंगे? ओप्पो ओवरऑल मार्केट पे वर्क कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसकी R&D टीम बहुत पावरफुल है। एक टाइम था जब ओप्पो का रेनो लॉन्च हुआ था, तब 36 या 35,000 का था। उस समय डीलर, हम लोग भी ये बोलते थे यार ओप्पो 35,000 में बिकेगा क्या। आज अल्ट्रा की बात करें 1,70,000 भी लोग कस्टमर खरीद रहे हैं, और धड़ाके से खरीद रहे हैं। तो ये कंपनी का जो नए नए इनोवेशन हुए हैं उसके हिसाब से चल रहा है, और आगे भी बहुत ज़बरदस्त ग्रो करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जबकि वो तो आईफोन और ये जो बड़े बड़े नाम होते हैं उससे उनसे भी ज़्यादा महंगे, महंगे मतलब और ले हद रहे से है। कस्टमर। और इसमें अभी त्रिभुवन जी, आप जब मार्केट में निकलते हैं, पहले का जो रिस्पांस और अब का जो रिस्पांस है लोगों का, आपके जमीन आसमान का फर्क है। पहले पुश करना पड़ता था, आज पुल है ब्रांड। और उसमें सबसे बड़ा योगदान आपको क्या लगता है कि ओप्पो क्यों काम किया है इंडिया में? टीम का हार्डवर्क, कंपनी का सपोर्ट, हर बारीक चीज़ को कंपनी ने देखा। आज कंपनी के सबसे बड़े पिलर्स ओईसीज जिन्हें बोलते हैं, कंपनी उनके लिए दिन रात खड़ी रहती है। आज ओईसीज, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, तो इजी टू कॉन्टैक्ट कंपनी के फाउंडर के साथ एक ओईसी भी कर सकता है। बहुत सारे अदर ब्रांड्स हैं जहाँ पर कंपनी उनके डायरेक्टर्स के नाम भी नहीं जानते, नंबर भी नहीं होते। यहाँ कंपनी के फाउंडर का नंबर हर बंदे के पास अवेलेबल रहता है, वो कभी भी रात को उनको कॉल कर सकता है, और उसका समाधान विद इन 10 मिनट्स हो ही जाता है। आज ओईसी अगर पिलर मजबूत है तो बिल्डिंग तो 100% मजबूत रहनी ही है, और फ्यूचर ब्राइट है। तो त्रिभुवन जी, अब हो गया ना 10 साल, अभी तो मतलब कुछ तो और दूसरे भी लोग बुला रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो जाने का मौका मिल रहा होगा, तो क्यों? धनुर्धारी कर्ण को या हो या अर्जुन हो, उनको क्या है कि बाण चलाने में ही मजा आता है। तो अपन जहाँ बैठे हैं उसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और आपको अगर ग्रोथ मिल रही है, आपका कैरियर अगर इम्प्रूव हो रहा है, तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत कहाँ है। कोई समस्या है ही नहीं, कोई तकलीफ है ही नहीं, तो बढ़िया है यहाँ पर जहाँ है, और इसी में कुछ नया करेंगे। तो ये संतुष्टि है, या ये भूख है, या फिर पता है कि अब इधर तो सब बढ़िया ही है? भूख समझ लो, संतुष्टि समझ लो। एक सेल्स पर्सन की कभी भूख खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक समुंदर है, जितनी बाल्टी पानी ले सकते हो ले लो। तो त्रिभुवन जी, हो गया ना, अभी 10 साल तो बिता लिए, अभी क्या आपको और क्या एस्पिरेशन बची है? और भी लोग बुला रहे होंगे आपको, तो क्यों यही है आप? आपने जो किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अगर आपके काम को देख को आपको प्रमोशन मिल जाता है। हर महीने हम यहाँ पर एक ओपन फॉर्म चलाते हैं, जिसमें कोई भी बंदा अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी तकलीफें बता सकता है, या अपने सजेशंस रख सकता है। अगर इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उसके बाद कोई बंदा क्यों कोई दूसरी नाव में बैठने की ट्राई करेगा? ज़रूरत ही नहीं है। मुझे क्या, मेरे को लगता है किसी को ज़रूरत नहीं है। तो त्रिभुवन जी, अभी तो चलो आप बहुत बढ़िया ZM बन गए, और अभी तो ओप्पो भी बहुत बढ़िया कर रहा है। एक टाइम ऐसा भी था जब आप एकदम ग्राउंड पे काम करते थे, और जब ब्रांड नया नया भी आया था तब से आप जुड़े हुए हैं। राइट। तब क्या स्ट्रगल फेस किए थे? जब शुरुआत में जब ब्रांड नया आया था, उस टाइम कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे। कंपनी का एक था कि आप जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करो। डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने में भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि नया ब्रांड था, कोई विश्वास नहीं कर रहा था कौन सा ब्रांड है, चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन कंपनी का एक मिशन, एक विज़न और मिशन ऐसा था कि हाँ आप ट्राई करो, मिल ही जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। और मिला। 2-3 महीने की मतलब मेहनत के बाद किसी एक बंदे को आया कि हाँ ये ब्रांड कुछ है, और कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो आ रहे हैं दर रोज़ आ रहे हैं, और अपने से अगर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो होगा। डिस्ट्रीब्यूटर मिले। पहला जो फर्स्ट मंथ था, डिस्ट्रीब्यूटर का इन्वेस्टमेंट था 5 लाख रुपये। 5 लाख और एक डिस्ट्रिक्ट का पहले महीने का सेल 45 यूनिट्स। आज वही डिस्ट्रीब्यूटर 7-8 करोड़ का मंथली बिजनेस कर रहा है। ओह माय गॉड। सेम सिचुएशन जब डिस्ट्रीब्यूटर का हो गया, तो हमारे को रिटेलर्स के पास गए, तो वहाँ पर भी दिक्कत आई। रिटेलर्स स्टॉक प्लेसमेंट के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन सेम वही जोश के साथ, सेम मुस्कान के साथ लिए दिल्ली चले जाते थे। 1 दिन गए, 2 दिन गए, चाय पीते थे बैठ के। लगा थोड़ा टाइम, लेकिन उन्होंने स्टॉक प्लेसमेंट किया। डीलरों ने पहले महीने 1-2 पीस की शुरुआत की होगी। आज वही डीलर KRO डीलर है, कंपनी के OPC डीलर है, बड़े डीलर है। तो मिलता है रिजल्ट। तकलीफ शुरुआत में आती है, लेकिन
अगर आपकी मेहनत और कंपनी का अगर गोल अगर प्रॉपर है तो रिजल्ट मिलता है, और मिला है इस ब्रांड को। गोल इम्पोर्टेंट है या प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है और गोल भी इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ, आप प्रोडक्ट अगर प्रॉपर है और आपका अगर गोल नहीं है तो कुछ नहीं होना है, गोल है और आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो भी कुछ नहीं होना है, दोनों चीज़ें। तो ऐसा कह सकते हैं कि ओप्पो में सब मिल गया था एक साथ। बिल्कुल 100%। आपने बताया कि आपने बिजनेस भी किया था, तो बिल्कुल। लेकिन वो रास नहीं आया, नहीं चला, तो क्या था वो, क्या आपने तब किया था? 2014 में मैंने पुणे के अंदर साड़ी का शोरूम लगाया था। अच्छा। बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान, सो मारवाड़ी मेंटेलिटी थी कि बिजनेस करना है करके बिजनेस किया। घर वालों ने कहा बिजनेस ही होना चाहिए। 1-1.5 साल मैंने चलाया, बिजनेस भी अच्छा था। एक दिन कस्टमर, रक्षाबंधन का शायद फेस्टिवल था, कस्टमर आए और रात को 10-11 बजे मैंने आउटलेट क्लोज किया, स्टाफ सारा चला गया। मैं रात को बैठे बैठे वहाँ पे साड़ियाँ घड़ी कर रहा था। 1-2 बज गए, मुझे बैठे बैठे विचार आया, मैंने कहा यार मैं साड़ी घड़ी करने के लिए तो नहीं बना हूँ यार। उसी दिन रात को सुबह पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे से ये नहीं होगा। मेरे को मार्केट में जाके घूमने में और लोगों से बातों करने में मज़ा आता है, और मैं उसमें कुछ बढ़िया करूँगा। उस समय थोड़ा नाराज़ हुए, लेकिन आज उनको लगता है कि हाँ कुछ किया इसने। और ये जो आपने संघर्ष भी किया, लेकिन एक मुस्कान आपके चेहरे पे हमेशा बनी रहती है, अभी भी इतनी वही प्यारी मुस्कान है, तो ये कैसे बनाए रखते हो? क्या, कैसे पॉसिबल हो पाता है ये? सेल्स में स्ट्रेस प्रेशर रहता ही है, ये एक पार्ट है आपके बिजनेस, आपकी जॉब का एक पार्ट है। अगर आप उसको जितना लोगे, कहते हैं ना सर्दी जितनी महसूस करोगे उतनी लगेगी, आप प्रेशर जितना लोगे उतना लगेगा। अगर आपकी वर्किंग प्रॉपर है, आपका आपका काम करने का अगर मन है, आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है, तो फिर वो आसान हो जाता है, उसमें नहीं लगता। और दूसरा, जब आप कोई बढ़िया चीज़ करते हो और उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो वो एक बूस्ट हो जाता है, एनर्जी बूस्ट जिसे बोलते हैं। तो फिर और काम करने का एक जोश और जुनून पैदा होता है कि नहीं इससे भी बढ़िया कुछ करना है, और वो हो रहा है। तो अब रिवॉर्ड की बात करी तो सबसे, मुझे पता है कि काफ़ी सारे रिवॉर्ड आपको मिले होंगे ब्रांड में, 10 साल से आप इतना बढ़िया आप काम कर रहे हैं, बट सबसे पहला रिवॉर्ड आपका क्या था? और मतलब क्या रिएक्शंस थे आपके परिवार के? सबसे पहला रिवॉर्ड अगर बात करें तो मेरा अभी जून 2025 में बच्चा हुआ है, बॉर्न हुआ है। उसके 10 दिन पहले मेरे को यहाँ से प्रमोशन मिल गया था, मुझे कंपनी ने जेडएम बना दिया था। जब मैंने वो एरिया ज्वाइन किया था तब वहाँ पे कुछ 550-600 यूनिट का सेल आउट था। 1-1.5 साल में वहाँ पर 1800-2000 यूनिट का सेल आउट हुआ। कंपनी ने काम देखा और मुझे प्रमोट किया, जो मेरे लिए मतलब वो होता है ना कि मैं क्यों में भी नहीं था कि हाँ इस बंदे का प्रमोशन होने वाला। मुझे भी नहीं लगा, मैंने कहा आए हुए अभी 1.5-2 साल हुए, इतना जल्दी तो कंपनी कैसे प्रमोट करेगी। लेकिन कंपनी ने काम को देखा और मुझे प्रमोट किया। मैंने पहला कॉल किया था घर पे मेरे पापा को, मैंने कहा मेरा प्रमोशन हुआ है। मेरे पापा बहुत खुश हुए, तो यार काम किया होगा तूने ऐसा कुछ। मैंने कहा कंपनी ने देखा, मैंने तो किया लेकिन कंपनी ने देखा। साड़ियाँ भी बेच ली, स्क्रिप्टें भी लिख ली, और यहाँ पे आपको जो उस पूरे टाइम का जो संघर्ष था उसका फल लगता है अब मिला है। 200% मिला है। तो सबसे ज़्यादा ऐसा टाइम कब था जब ऐसा लगा कि यार अब मतलब खुद की नज़रों में ऊपर खड़े हो गए हैं? जब 2023 में मैंने गुजरात में स्विच किया था और अहमदाबाद में जब मैंने ज्वाइन किया, तब मेरे पास एक चैनल था, पूरा टास्क था उस चैनल का जो बहुत बड़ा था, लेकिन मेरे को अंदर से था कि ये अचीव हो सकता है। जब वो मैंने अचीव किया और कंपनी के फाउंडर ने मेरे को ऐसे पीठ थपथपाई, क्या वेरी गुड, उस दिन मेरे को लगा कि यार मैंने कुछ किया है। सो त्रिभुवन जी, जाते जाते वाई ओप्पो, अगर किसी को ये सवाल आता है तो क्या कहेंगे आप? अगर ओप्पो ब्रांड के बारे में बात करें और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, दोनों बताइए, एक तो वाई ओप्पो एज अ फोन एंड वाई ओप्पो एज फैमिली। ओप्पो इज द प्रीमियम। कस्टमर का फेथ इस ब्रांड पे है, वो मैंने देखा है शुरू से। और कस्टमर जो मेरे ओप्पो के हमारे यूजर्स हैं उनको भी पता है। आज ओप्पो अगर जीरो से हीरो बना है तो कंपनी ने कहाँ से शुरू किया होगा, कहाँ तक ले जाया होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोडक्ट चला होगा, या कस्टमर को ब्रांड के ऊपर फेथ
इमिडिएटली नहीं बनता है, टाइम लगता है, और वो आज बना है। इसी वजह से आज ओप्पो इस लेवल पर है। और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपन कंपनी नहीं बोल सकते, एक परिवार है। यहाँ पर हर बंदे को परिवार के जैसे रखा जाता है। आज अगर किसी बंदे के छोटी से छोटी भी समस्या है तो उसका समाधान कंपनी देती है। आज मैं मेरी बात करूं, मेरे पास अप्रोक्स 170 की टीम है। आज हर बंदे का अर्निंग इस ब्रांड से है, तो इतने जनों का घर चल रहा है। आज उनका इसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि जो उनका मेडिकल इंश्योरेंस, आज इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड में जितने लोग जा चुके हैं उनके घर पे आज भी सैलरी जाती है, जो मैं जहाँ तक मानता हूँ शायद इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी, मेरे नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। त्रिभुवन जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया और आप इतने साल दिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, और इतना बढ़िया आप काम कर रहे हैं। और आप जैसे लोगों से ऑर्गेनाइजेशन बना है, और ऑर्गेनाइजेशन आपके कारण ही है, आप जैसे लोगों के कारण ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पर्सन दैट यू आर। थैंक यू सो मच। हरिओम।